क्वेश्चन 4.9 है अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स जो लगाई जा रही है और आगे वो बताएगा स्पैनर के ऊपर लगाई जा रही है वो 200 न्यूटन की है यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। स्पैनर जो इस्तेमाल किया गया है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ स्पैनर हमारे पास मालूम है और लेंथ जो होती है स्पैनर की वो बेसिकली मोमेंट आर्म के बराबर होती है, क्योंकि स्पैनर के एक साइड में नट होता है और दूसरी साइड में फोर्स लगाई जा रही होती है, और नट और फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको मोमेंट आर्म ही कहते हैं। तो इस सवाल में शुरू में उसने हमें एक फोर्स दे दी थी जिसको हमने लिखा है F1। F1 इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन जब आगे रीड करेंगे तो एक और फोर्स भी उसने हमें दी हुई है, उसको हम F2 कहेंगे। और जो फोर्स लगाई गई नट को टाइट करने के लिए वो F1 थी, और जो स्पैनर इस्तेमाल किया गया उसका मोमेंट आर्म L1 है, वो 10 सेंटीमीटर था। मोमेंट आर्म बेसिकली डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसलिए हमने 10 को 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया जो कि 0.1 मीटर है। उसके बाद क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड। अब वो कहता है कितने लेंथ का स्पैनर की हमें ज़रूरत है, यानी कि सेकंड मोमेंट आर्म जो है L2 वो हमें बताना है कितना होना चाहिए। रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट, नट वही है जो पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, विद 150 न्यूटन फोर्स। और अब जो दूसरी फोर्स लगाई जा रही है जिसको हमने F2 कहा है वो 150 न्यूटन है। तो इसका मतलब है ओवरऑल हमने डाटा में क्या लिखा, पहली फोर्स 200 न्यूटन की लगी, जबकि स्पैनर इस्तेमाल किया गया था उसका मोमेंट आर्म जो था वो हमारे पास L1 10 सेंटीमीटर का था, जिसको हमने मीटर में चेंज कर दिया जो कि 0.1 मीटर था। वो कहता है उसी नट को ही हम खोल रहे हैं और फोर्स अब 150 की लगा रहे हैं, लेकिन मोमेंट आर्म कितने का स्पैनर इस्तेमाल करना चाहिए, L2 जो है वो हमने मालूम करना है। अगर एक ही नट हो तो आप याद रखें टर्निंग इफेक्ट जो होता है उसमें हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जितने टर्निंग इफेक्ट से नट टाइट होगा उतने ही टर्निंग इफेक्ट से वो नट खुलेगा। तो हम जानते हैं टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। अगर हम फर्स्ट स्पैनर की बात करें तो F1 इंटू L1, पहले स्पैनर की फोर्स जो लगाई है F1 और उसके मोमेंट आर्म L1, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। F1 की वैल्यू 200, L1 की वैल्यू 0.1, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है, और टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर था वो हमने लिख दिया। अगर हम सेकंड स्पैनर की बात करें और उसमें टॉर्क का फार्मूला लगाएं तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, यानी कि F2 इंटू L2। अब यहाँ पे शुरू में आप देख सकते हैं टॉर्क के साथ हमने T1 और T2 नहीं लगाया है, सिर्फ हमने T लिखा है, क्योंकि मैंने शुरू में एक बात बताई है कि जिस टर्निंग इफेक्ट से, टर्निंग इफेक्ट बेसिकली टॉर्क को कहते हैं, जिस टर्निंग इफेक्ट से नट को टाइट करते हैं उतने ही टर्निंग इफेक्ट से वो ओपन होता है। क्योंकि नट सेम ही था, नट चेंज होता तो फिर टॉर्क चेंज होता, लेकिन नट सेम ही था, इसलिए टर्निंग इफेक्ट जो हमारे पास हासिल हुआ था 20 न्यूटन वही इस्तेमाल करेंगे हम सेकंड में, इसलिए हमने टी की वैल्यू सेम रखी है। नट के सेम होने से टर्निंग इफेक्ट टॉर्क सेम है। तो टॉर्क हो गया F2 टू इंटू L2, वैल्यूज हमारे पास गिवन है। टॉर्क हमने अभी निकाला था 20, F2 गिवन था 150 के बराबर, और L2 हमने निकालना है 150 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा तो 20 डिवाइडेड बाय 150, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 0.133 मीटर्स आ गया हमारे पास। तो 0.133 मीटर्स अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसआई यूनिट में आपने आंसर निकाल दिया 0.133 मीटर्स। तो उसने क्या किया है, उसने सेंटीमीटर्स में चेंज कर दिया, पॉइंट्स में वैल्यू लाने के बजाय उसने 100 से मल्टीप्लाई करके उसको वापस सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि हमारे पास था 13.3 सेंटीमीटर। चूंकि पहला मोमेंट आर्म आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर में था, तो उसने डेटा में सेंटीमीटर में वैल्यू दी थी, तो इसलिए प्रेफर किया गया कि उसको L2 भी सेंटीमीटर्स में ही कन्वर्ट करके दिया जाए, तो इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करके L2 को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारा था 4.9। 4.10 देखें,
इसमें ये डायग्राम भी आपको बनानी पड़ेगी जो यहाँ पे बनी हुई है, और ये डायग्राम के मुतालिक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 4.10 में क्वेश्चन में वो लिखता है अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg। मैस जो है वो 10 kg का है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मैस लगा हुआ है, ये इसका जिक्र कर रहा है वो। A block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long। ये जो यूनिफॉर्म बार है, ये जो बनी हुई है यहाँ पे, ये 1 मीटर लंबी है। और ये पॉइंट जहाँ पे हमने ये छोटा सा एक वेज लगाया हुआ है, लकड़ी का एक पीस लगाया हुआ है, यहाँ पे उसका सेंटर है, और सेंटर से एक साइड में 20 सेंटीमीटर के फासले पर वो सस्पेंड हुआ है। तो अभी तक जो हमने रेड किया, हमें ये पता चला एक रॉड 1 मीटर लंबी थी, वो हमने ड्रॉ कर दी 1 मीटर। ये पॉइंट जो दरमियान में है, ये हमने फर्ज किया उसका सेंटर है, और सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर जो है वो ब्लॉक सस्पेंड हुआ हुआ था, जो कि 10 kg का था, ये वाला ब्लॉक। उसके बाद वो कहता है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड जो होती है उसके सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये रॉड का तकरीबन सेंटर हमने ड्रॉ किया हुआ है। और वो कहता है कि दूसरी तरफ कितनी फोर्स लगाई जाए कि ये रॉड बैलेंस हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ओवरऑल क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा देख लें और डायग्राम को समझ लें। 1 मीटर लंबी रॉड थी, तो हमने 1 मीटर लंबी रॉड शो कर दी हमने। उसके बाद उसने कहा कि उसके सेंटर, ये उसका सेंटर है रॉड का, से 20 सेंटीमीटर के फासले पर ये 20 सेंटीमीटर शो किया गया है। एक ब्लॉक सस्पेंड हुआ हुआ है, ये ब्लॉक सस्पेंड हुआ हुआ है जो कि 10 kg का है। फिर वो कहता है कि उसको सेंटर पे जब उसको हम बैलेंस करें किसी चीज़ से, तो दूसरी तरफ फोर्स जो है वो कितनी लगाई जाए दूसरे एंड में कि ये रॉड बिल्कुल बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जहन में रखें कि एक तो डायग्राम हमें पता होनी चाहिए, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि कोई रॉड जब बैलेंस होती है तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट उस पर सेटिस्फाई हो रहा होता है। यानी कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यानी कि जितने भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज, और जितना भी एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये रॉड बैलेंस हुई हुई है। अब इस साइड में जो एक्सिस और रोटेशन है, ये पॉइंट एक्सिस और रोटेशन है, और इस साइड में जो फोर्स लग रही है वो ये W है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। और इस एक्सिस और रोटेशन और फोर्स के दरमियान फासला जो है वो 20 सेंटीमीटर है, जिसको हमने L1 मोमेंट आर्म से रिप्रेजेंट किया है। दूसरी साइड में जो फोर्स है F, वो हमने मालूम करनी है, और एक्सिस और रोटेशन सेंटर में मौजूद है उसका, और F का फासला L2 से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये भी मोमेंट आर्म है जो कि फोर्स F की वजह से पैदा हो रहा है। तो ये फोर्स और ये एक्सिस और रोटेशन, इनके दरमियान फासला L2 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 20 सेंटीमीटर जो है वो L1 है, क्योंकि ये W जो कि वेट है उस फोर्स और एक्सिस रोटेशन के दरमियान फासला है, जिसको मोमेंट आर्म कहते हैं। तो अब ये डायग्राम जो है ये जेन में रखें और इसके मुताबिक ही हमने सॉल्व करना है। तो हमने डाटा में सबसे पहले लिख दिया, डायग्राम तो बनानी है लेकिन हमने मैथ लिख दिया जो उसने दिया हुआ था 10 kg का, जो सस्पेंड हुआ हुआ था। और ये मैथ जो है ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये मैथ यहाँ पे सस्पेंड हुआ हुआ है, और इस मैथ ने कोई ना कोई नीचे की तरफ फोर्स लगानी है, और वो फोर्स जो है वो इसके वेट के बराबर होगी, इसलिए हमने सबसे पहले वेट कैलकुलेट किया। तो हमने डाटा में ही, चूँकि हम जानते हैं कि वेट जो होता है वो W इज इक्वल टू mg के बराबर होता है, और m की वैल्यू 10 दी हुई थी, g की 10 होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वेट आ गया 100 न्यूटन। उसके बाद मोमेंट आर्म उसने हमें दिए हुए थे, वेट W की वजह से जो मोमेंट आर्म था वो L1 था, डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि 20 सेंटीमीटर था। इसको SI यूनिट मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने से आ गया 0.2 मीटर। फोर्स जो दूसरी साइड में लगाई जा रही है वो हमने मालूम करनी है, और लेंथ ऑफ द रॉड जो थी वो उसने हमें दी हुई थी 1 मीटर। और L2 की वैल्यू जो है, जो कि दूसरी साइड में L2 है, डायग्राम में अगर हम देखें
तो ये डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक फासला L2 है। अगर हमें पूरी रॉड की लेंथ मालूम है जो कि 1 मीटर है और यूनिफॉर्म रॉड थी, तो ये सेंटर पे उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी साइड का सेंटर से लेके दूसरे एंड तक का फासला 1 मीटर का आधा होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड जो होती है वो सेंटर पे ही बैलेंस होती है। तो अगर L2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो L2 बेसिकली 1 मीटर का आधा हुआ पूरी लेंथ का। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि L2 जो है वो बेसिकली 1 मीटर का हाफ है, और 1 मीटर का हाफ जो है वो 0.5 मीटर होता है। तो अभी मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जब तक बराबर नहीं होगा तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के मुताबिक बॉडी बैलेंस नहीं होगी। तो लिखा हुआ है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट या टॉर्क भी कह सकते हैं इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट या टॉर्क भी कह सकते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट, अब ये दो साइड है हमारे पास, ठीक है। क्लॉकवाइज टॉर्क ज़हन में रखें। क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, एफ इंटू मोमेंट आर्म, यानी कि एफ इंटू एल होता है। तो क्लॉकवाइज डायग्राम में देखते हैं, ये फोर्स जो आपको नज़र आ रही है ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, और ये रॉड को जब घुमाएगी ये वाली फोर्स, तो ये देखेंगे कि ये रॉड जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये क्लॉकवाइज फोर्स है और इसका मोमेंट आर्म L2 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, यानी कि टॉर्क का फार्मूला F इंटू एल हमने अप्लाई कर दिया, फोर्स इंटू L2 मोमेंट आर्म। अब इस तरफ आते हैं, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो आप डायग्राम में देखें, ये फोर्स जो लग रही है वेट की, ये जब रॉड को खींचेगी तो रॉड जब घूमेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, और इसका मोमेंट आर्म L1 है। तो फोर्स इंटू मोमेंट आर्म जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा W की वजह से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया W इंटू L1, और इनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। फोर्स हमने वैसे लिखा क्योंकि हमने मालूम करनी थी, L2 हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 0.5 है, W जो है वो 100 हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, L1 जो है 0.2 गिवन था, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है, और 0.5 जो है F से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 0.5, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, और जो यूनिट होता है फोर्स का वो हमने एंड में अप्लाई करना है, जो कि बराबर होता है न्यूटन के।